मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डोमेन और होस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। आप जब भी किसी भी ब्राउज़र पे जाते हैं और आप एक वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, उसके बाद वो वेबसाइट आपको डिस्प्ले हो जाती है। वो जो भी डोमेन का नाम होता है, जो वेबसाइट का नाम होता है, उस वेबसाइट पे जो भी डेवलपमेंट हुई होती है वो एक वेब पेज आपको डिस्प्ले हो जाती है। ये सब कुछ कैसे होता है? डोमेन क्या चीज़ होती है, होस्टिंग क्या चीज़ होती है, मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है और दोनों चीज़ें होती क्या है। पहले हम डोमेन पे बात कर लेते हैं। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जिस तरह आप कोई कंपनी रजिस्टर कर रहे होते हैं, आप उसका नाम सर्च करते हैं और ढूंढते हैं। डोमेन किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार से जाके आप डोमेन खरीदते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट शामिल हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। और आप उन वेबसाइट पे जाके सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं और देखते हैं कि वो नाम अवेलेबल है कि नहीं। जो आगे डॉट कॉम आप देखते हैं, ये डोमेन की एक्सटेंशन होती है। ये आप डॉट नेट, डॉट यूएस, डॉट पीके, डिपेंडिंग ऑन कि आपका डोमेन किस टाइप का है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये आपका डोमेन का नाम होता है। ये दो पार्ट्स बेसिकली डोमेन को कंप्लीट करते हैं। डोमेन की जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस होती है, मैं डॉट कॉम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, वो तकरीबन $12 साल का होता है। इसी तरह डॉट पी के डिफरेंट प्राइस होती है, बट तकरीबन इसी के राउंड अबाउट बाकी सारे डोमेन्स की प्राइस होती है। जब आप एक डोमेन खरीद लेते हैं तो आपको एक नाम मिल जाता है जो आप ओन करते हैं, और आप उसकी फिर सालाना फीस देते हैं। लेट्स से मैंने ये नाम खरीदा है और अब मैं इसकी ईयरली फीस पे करूंगा, तो ये नाम मेरे पास रहेगा। अब ये नाम जब आपने खरीद लिया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अदर देन कि ये सिर्फ आपके पास सेव्ड है। जब भी आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, जब भी कोई इस वेबसाइट पे जाएगा, तो उसको एक ब्लैंक पेज नज़र आएगा, उसको कोई वेबसाइट नहीं नज़र आएगी, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है। अब हम होस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर होता है जिसके ऊपर जो आप खरीदते हैं और उस पर वेबसाइट पड़ी होती है। अब होस्टिंग $1 पर मंथ से शुरू हो जाती है और ये इन्फिनिटी तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूज़ किया है। होस्टिंग जो है, जब आप परचेस करते हैं, और वो भी हज़ारों सप्लायर्स अवेलेबल हैं होस्टिंग के भी, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक होस्टिंग खरीदते हैं, तो उस होस्टिंग के ऊपर आपको एक स्पेस मिल जाती है, यानी कि एक हार्ड डिस्क मिल जाती है। वो एक सर्वर ही होता है जिससे आपके आम कंप्यूटर्स होते हैं, और इसी तरह एक डेटाबेस मिल जाता है और एक ईमेल सर्वर मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपका एक सर्वर होता है। हर सर्वर जो भी आप खरीदते हैं उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि ये मेरा जो भी मैं सर्वर खरीदूंगा, इसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। ये जो आईपी एड्रेस है, ये पूरी दुनिया के अंदर डिफाइन करेगा कि ये सर्वर मेरा कहाँ पड़ा हुआ है। ग्लोबली मिलियंस ऑफ सर्वर्स हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये डिफाइन कर रहा होगा कि ये जो होस्टिंग हमने खरीदी है, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स हमें मिले हैं, एक स्पेसिफिक स्पेस और सारा कुछ मिला है, ये जो आईपी एड्रेस है, ये इसको डिफाइन करेगा, इस कंप्यूटर को इंटरनेट लोकेट करेगा पूरी दुनिया के अंदर। अब इस डोमेन को हम इस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हम ये दोनों चीज़ें परचेस कर लेते हैं, होस्टिंग का बिल डिपेंडिंग ऑन आप साइज हार्ड डिस्क का कितना है, आपके डेटाबेसेस कितने हैं, ईमेल्स कितने हैं, आप उस हिसाब से सेलेक्ट करके किसी भी वेंडर से आप होस्टिंग जब खरीदते हैं तो जब आईपी एड्रेस आपको मिलेगा, जिसको हम नेम सर्वर्स भी कहते हैं, एनएस आपने सुना होगा नाम, या इसको डीएनएस भी कह देते हैं। तो हम इस डोमेन की सेटिंग्स में जाते हैं और इसके जो नेम सर्वर्स हैं ना, वो वही रखते हैं जो हमें इस होस्टिंग ने प्रोवाइड किया होता है। तो फिर ये जो वेबसाइट है, ये कनेक्ट हो जाती है हमारी होस्टिंग के साथ। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम जो भी अपने डोमेन पे जब हम टाइप करेंगे, लेट्स से इस एग्जांपल में myweb.com हमारा डोमेन है, जब भी हम इसको टाइप करेंगे तो वो देखेगा कि मेरा नेम सर्वर क्या है। जब वो नेम सर्वर देखेगा कि वो ये है, ये 192 डॉट जो भी आपको, या इसमें कोई भी मिलियंस ऑफ परम्यूटेशंस होते हैं, जब वो इसको देखेगा कि मेरे डोमेन इस नेम सर्वर को पॉइंट कर रहा है, तो वो पूरी दुनिया के अंदर देखेगा कि ये वाला नेम सर्वर किस सर्वर के पास है। लेट्स से वो सर्वर यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है जो आपने खरीदा है, और इसके ऊपर जो भी वेबसाइट पड़ी होगी, फिर जो आपका ब्राउज़र है वो उस वेबसाइट को
डिस्प्ले कर देगा। जो भी उस पर कंटेंट होगा, चाहे आपने एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई है, चाहे वर्डप्रेस है, चाहे कुछ भी है, वो वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी होस्टिंग और डोमेन आपस में कनेक्ट होती है। आप डोमेन एज अ नाम खरीदते हैं और उसके ईयरली पैसे देते हैं, और उसके बाद होस्टिंग आप खरीदते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज यू नीड, और दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं यूजिंग नेम सर्वर्स। फिर जो भी आप डोमेन लिखेंगे, जो भी आपने होस्टिंग पे वेबसाइट रिजाइड कर रही होगी, जो आपने डेवलप की होगी, तो वो डोमेन उस वेबसाइट को डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डोमेन खरीदने के लिए हम लोग किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार के पास जाते हैं जो ऑथराइज्ड होता है डोमेन बेचने के लिए। उसमें सबसे एक बड़ा नाम है GoDaddy.com। उसके बाद देयर आर मल्टीपल कंपनीज जहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप सिंपल भी गूगल करें बाय डोमेन नेम का, तो आपको सैकड़ों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें मल्टीपल रेट्स होंगे। और देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें कि जो डोमेन का जो प्राइस होती है वो पर एनम होती है। आप 1 साल का एडवांस पे करते हैं, और नॉर्मली जितनी भी ये कंपनीज हैं इनकी कोशिश ये होती है कि कस्टमर्स को एंटाइस करती हैं फॉर द फर्स्ट ईयर एक अच्छा डिस्काउंट देके। मतलब आपको एक सस्ता डोमेन मिल जाएगा। शायद GoDaddy से जब आप पहली दफ़ा ले रहे होंगे, देखें इस तरह लिखा रहा है 66% ऑफ है, तो ये आपको 1/3 ऑफ द प्राइस में डोमेन दे देते हैं। बट जब वो रिन्यू होता है तो वो फिर अपनी पूरी प्राइस के ऊपर होता है। सो दे नो कि उन्होंने एक दफ़ा आपको कस्टमर घेरने वाली बात है। मैं नॉर्मली अपने सारे डोमेन्स GoDaddy से लेता हूँ या safe.com से लेता हूँ। बहुत अगेन जिस तरह बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, नेम चीप इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, अच्छा डोमेन रजिस्ट्रार है, आप इसको देख सकते हैं। एंड ऑफ द डे ये याद रखिएगा कि डोमेन देयर इज नो सच थिंग एज क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू डोमेन्स। ऐसा नहीं है कि इसके पास डोमेन बेहतर है या उसके पास बुरा है, या उनकी सर्विसेज अच्छी हैं या उनकी बुरी हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि हर डोमेन की एक स्पेसिफिक प्राइस होती है जो आइकन, जो डोमेन रजिस्ट्रार अथॉरिटी है वर्ल्ड वाइड वेब की, उसने डिटरमिन की होती है। ये जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे नेम चीप हो या safe.com हो, GoDaddy हो, और मल्टीपल और भी कंपनीज, ये ऊपर अपना प्रॉफिट, अपना कट रख के एंड कंज्यूमर यानी कि हमें डोमेन बेच रहे होते हैं। अब नेचुरली कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनकी प्रॉफिट वो कम रख के competitive हो रही होंगी, और मतलब they'll try to sell a domain cheaper than the other company। अब इस तरह देखें, हमारे सामने आ गया डॉट कॉम डोमेन अगर हम अभी खरीदेंगे तो $9.48 पर ही है, क्या जब रिन्यू होगा तो वो 13.5 पे होगा। सेम केस इन सारों में ही होगा, $1-2 का ऊपर नीचे फर्क होगा। अब ये अगर आपको 6.95 में देगा रिन्यूअल, इसका नेचुरली ज़्यादा है। अगर आप ये देखें तो safe.com रिलेटिवली बेहतर है। GoDaddy पे अगर आप आते हैं तो ये आपको जो इनिशियल डोमेन देगा PKR, वो ₹699 में दे रहा। ज़ाहिर है GoDaddy पाकिस्तानी सर्वर भी इनके पास पाकिस्तानी करेंसी है, तो ये कन्वर्ट करके बता रहे हैं। बट अगर आप 699 USD टू PKR अगर आप करें तो ये रफली, सॉरी, 699 PKR टू USD अगर आप करें तो ये $4 बनता है। दिस इज द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर पे ये इजीली आपको $13-14 लाजमी चार्ज करेंगे, मतलब आई थिंक $13 है, तो वो 2200-2300 रुपये पर एनम होगा। इसमें क्वालिटी कोई नहीं होती। डोमेन ढूंढने के लिए सबसे पहले आपके सामने सर्च का एक बार आ रहा है। कोई भी डोमेन लेट से आपने ढूंढना है, माई न्यू कंपनी .com हम सर्च कर लेते हैं। याद रखिएगा डोमेन में कोई स्पेसेस नहीं आ सकती, स्पेशल कैरेक्टर्स आपने अवॉइड करने हैं। वैसे हाइफन वगैरह आ जाता है, बट अवॉइड ही करें तो बेहतर है। अब इस डोमेन का ये बता रहा है कि ये डोमेन ऑलरेडी टेकन है। टेकन का मतलब है कि ये किसी के पास है ऑलरेडी, कोई वेबसाइट चल रही है। ज़रूरी नहीं कि वेबसाइट ये भी हो सकता है कि किसी डोमेन के जो बिजनेसेस लोग करते हैं उन्होंने इसको सेव किया हो अपने पास। ये आपसे ऑलरेडी कह रहा है कि अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं आपके बिहाफ पे इनसे बात कर लेता हूँ। अब ये एसेंशियली एक और बिजनेस मॉडल है। बहुत से लोग हैं जो हज़ारों की तादाद में डोमेन्स अपने पास सेव करके बैठे होते हैं, और वो फिर जो जिन लोगों को चाहिए होते हैं डोमेन्स, वो फिर उनको महंगे सेल करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बिजनेस मॉडल। अब GoDaddy साथ ही हमें बता रहा है कि ये तो अवेलेबल नहीं है जो आपने कहा है, बट उसके एवज हमारे पास ये सारी एक्सटेंशन अवेलेबल हैं। माई न्यू कंपनी .co ले लें आप, .shop है, .org अवेलेबल है, और ये सबके इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। याद रखिएगा कि .com डेफिनेटली चीपर है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन है डोमेन की। बाकी डोमेन्स रिलेटिवली महंगे आपको मिलेंगे, शायद डबल हो, ट्रिपल हो। कुछ ऐसे नए डोमेन्स आए हैं जो
10,000 13,000 पे भी जा रहे हैं। जैसे डॉट स्टोर अगर आप देखें तो ये 13,000 रुपये पे है। तो अब हमने एंड ऑफ द डे देखना है कि हमारा बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली आप देखें कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू डोमेन ना रखिएगा। डोमेन्स की भी एक्सटेंशन की बड़ी साइंस है। जिस तरह डॉट बेस एक ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था, वो नॉर्मली बिजनेसेस अपने लिए रख रहे थे, डायरेक्टरीज ट्रेड डायरेक्टरीज अपने लिए रख रही थी। जो डॉट ओ आर जी है वो नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फाउंडेशंस वो रखती हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी रख लेते हैं। डॉट नेट नॉर्मली फोरम्स, कोई भी नेटवर्किंग साइट हो उसके लिए नॉर्मली रखा जाता है। डॉट कॉम एक स्टैंडर्ड जेनेरिक डोमेन है। अब डॉट स्टोर आ चुका हुआ है नया, जो बेसिकली लोग, या डॉट शॉप जो लोग अपने ऑनलाइन स्टोर्स के लिए रख रहे हैं। बट मैं फिर भी आपको डॉट कॉम ही रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल आप डॉट कॉम में ही कोशिश करें। और उसके अलावा डॉट आई ओ है, मतलब मल्टीपल डोमेन्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ एक्सटेंशंस। एनीवेज हम कोशिश करते हैं कि फिलहाल कोई रैंडम सा नाम ऐसे एंटर करते हैं जो हमें मिल जाए। ठीक है, हमारे न्यू कंपनी 123.com इज़ अवेलेबल और वही 699 रुपीज़ हैं। हम इसको सिंपल गेट इट पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारी कार्ट में ऐड हो जाएगा। जब ये कार्ट में ऐड हो जाएगा तो ये हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसको, मतलब वो 2 साल के लिए कह रहा है बट हम नेचुरली ईयरली इसको रिन्यू करा लेंगे। अगर आप ये कंपनी लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं तो आप 2 साल कर लें। 1 साल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा टाइमली आपको रिमाइंडर्स दे देते हैं 1-2 महीना पहले कि आपका डोमेन एक्सपायर होने वाला है। कई दफ़ा उसको ऑटो रिन्यू भी कर देंगे अगर आपका क्रेडिट कार्ड साथ अटैच हुआ हुआ है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसको ईयरली भी कर सकते हैं। अब ये एक्चुअली थोड़ा सा एक फीचर है जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। डोमेन की सेटिंग में आपके पास आती जाएंगी ये चीज़ें। डोमेन, किसी भी डोमेन को आप चेक कर सकते हैं हु इज़, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं हु इज़ के नाम से। आप किसी भी डोमेन को हु इज़ डॉट नेट या हु इज़ डॉट कॉम पे जाके अगर उसका लिखते हैं तो आपको डोमेन का रजिस्ट्रार, डोमेन की बैकग्राउंड पता चल जाती है कि आया ये डोमेन किस एड्रेस पे है, किस कंट्री ने रजिस्टर किया है, किस बंदे ने रजिस्टर किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्टर किया है। उसमें आपको डिफरेंट डोमेन रजिस्ट्रार, जिस तरह GoDaddy है, या अगर आप save.com से लेते हैं, या अगर आप नेमचीप से लेते हैं, तो वो आपको ऑप्शन देती है कि डोमेन की प्राइवेसी हम ऐड करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप जब भी डोमेन आपका डोमेन कोई सर्च करेगा तो उसको ओरिजिनल ओनर का नहीं पता चलेगा। अब ये आपने क्यों करना है, अगेन आपके अपने रीजंस हो सकते हैं। शायद आप अपनी कंपनी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे पब्लिक को, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे। बट मेरे हिसाब से इसका पता होना ज़रूरी है। अगेन डिसीजन आपका है कि आपने इसकी प्राइवेसी ऑन रखनी है कि नहीं रखनी। क्योंकि GoDaddy एक होस्टिंग सर्वर भी है, तो वो नेचुरली साथ ही कोशिश करता है कि आपको होस्टिंग भी बेचे। हमने ऐसी अभी कोई चीज़ उनसे नहीं खरीदनी, हम हर चीज़ पर टिक ऑफ करेंगे अपना। हमें सिर्फ वही चाहिए, क्योंकि GoDaddy अगेन एक ईमेल सर्वर भी है, तो वो आपको साथ साथ कहेगा कि जी आप ईमेल इनबॉक्स पे ले लें, हमें भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके हम कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे जो डोमेन हमने खरीदा अभी हम सिर्फ उसी के पैसे दें, बाकी चीज़ें हम इवेंचुअली देखेंगे। ये आपके सामने एक कार्ट आ गई है, उसने बता दिया कि इतना आपका टोटल बिल बन रहा है, अगले साल से ये इतना होगा 2400, अभी क्योंकि पहली दफ़ा है तो इतना है। आपके पास अगर कोई प्रोमो कोड है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नए अकाउंट्स हैं उन पर प्रोमो कोड्स आपको मिल जाते हैं, नॉर्मली उसमें $3-4 मजीद और ऑफ हो जाते हैं आपको। ये सब कुछ करके आई एम रेडी टू पे, आपसे वो साइन इन मांगेगा कि आपके पास GoDaddy का अकाउंट होना चाहिए। ज़ाहिर है फ्री है, आप कोई भी ईमेल एड्रेस देके अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। वो अकाउंट जब बन जाएगा तो आप साइन इन करके पेमेंट पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करके आप अपनी परचेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने डोमेन तो ख़रीद लिया अपना, और अब हमने उस डोमेन के ऊपर एक वेबसाइट बनानी है। वो वेबसाइट कहाँ पे रिज़ाइड करेगी, उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग ख़रीदने के लिए हम सिंपल गूगल पे करेंगे बाय होस्टिंग। मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि होस्टिंग डिफरेंट उनकी काइंड्स क्या होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक लिनक्स बेस्ड होस्टिंग है, एक विंडोज़ बेस्ड होस्टिंग है। जो लिनक्स बेस्ड होस्टिंग होती है, हम मेजॉरिटी जो वेबसाइट सीखते हैं वो इसी में बनी होती हैं, जिसके साथ हमें सी पैनल मिलता है। सी पैनल एक इंतहाई पॉपुलर और एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड बैकएंड पैनल है, जो आपकी पूरी होस्टिंग को हैंडल कर रहा होगा। जिसमें आपने वेबसाइट अपलोड करनी है, उसका डेटाबेस है, उसकी मैनेजमेंट, उसकी ईमेल्स, वो सारी आप देख रहे होते हैं। विंडोज़ बेस्ड होस्टिंग के अंदर एक सी पैनल जैसा ही पैनल होता है, बट उसको प्लेस्क कहते हैं। वो ये इन दोनों का डिफरेंस है, वो प्लेस्क होता है। तकरीबन इसका काम वही है। ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड एक बैकएंड पैनल होता है, बट ये
जनरली कम इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ जो इस वक्त मार्केट शेयर ज़्यादा है वो सी पैनल का है और लिनक्स बेस्ड होस्टिंग का है। एक तो उसकी जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो भी बेहतर है और उसका ईज़ ऑफ यूज़ ज़्यादा है और आपको वाइडली यूज़ मिलेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर होस्टिंग के केस में हम लिनक्स होस्टिंग ही खरीदेंगे। अगर हम होस्टिंग ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं कि हमने लिनक्स होस्टिंग खरीदनी है। आप देखेंगे यहाँ पे बेइंतहा वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, GoDaddy, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। हम 3-4 वेबसाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह एक होस्ट गेटर है, फिर उसके बाद आई स्टार्ट होस्टिंग के नाम से एक कंपनी है, GoDaddy होस्टिंग है। किसी भी वेबसाइट पे होस्टिंग खरीदने से पहले आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या सूट करता है, आपको कौन सा पैकेज सूट करता है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं ज़ाती तौर पे GoDaddy को रेकमेंड नहीं करता। इसके आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इसके सर्वर्स थोड़े से पाकिस्तान के लिए, वेबसाइट के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब मुझे हमेशा कंप्लेंट रही है। आई कुड बी रॉन्ग, अगेन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बट मैं आपको उस तरह से रेकमेंड नहीं करूँगा। HostGator अगेन एक डिसेंट होस्ट है। इसमें आपको यहाँ देखें पता चल रहा है सारा कि पर मंथ कितना चार्ज करेगा। एक बात लाजमी ज़हन में रखिएगा, होस्टिंग खरीदते हुए आप पर मंथ पे कर रहे होते हैं या आप सालाना पूरी जो पर मंथ अमाउंट होती है उसको सालाना पे कर देते हैं। जो भी आपको वैल्यू सामने नज़र आ रही है लिखी हुई, जितनी भी कंपनीज वैल्यू लिखती हैं, इसको आगे उन्होंने स्टेरिक डाला होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप मैक्सिमम टेन्योर को पे करेंगे तब आपको ये प्राइस मिलेगी। हम लेट से GoDaddy इसमें HostGator के केस में हम इस पे जाते हैं। आप याद रखिएगा 4.48 पर मंथ इन्होंने लिखा हुआ था और ये एक अनलिमिटेड वेबसाइट है। बट जब आप नीचे जाएंगे तो इसमें लिखा होगा कि ये प्लान कितने सालों के लिए आपने ख़रीदा है, तो आपको ये प्राइस मिलेगी और ये 3 साल के लिए कह रहे हैं। यानी कि आप 3 साल का अप फ्रंट पे करेंगे $4.48 पर मंथ के हिसाब से, यानी 36 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप उसको पर मंथ खरीदेंगे तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा आपको चार्ज करेंगे। और इसी तरह अगर आप पर ईयर करेंगे तो ये आपको $5 चार्ज करें। पर ईयर का मतलब है कि आप तकरीबन $65 ये बनेगा। इसी तरह जब आप इस पे जाएंगे, ये स्टार्टअप होस्टिंग है, ये एक वेबसाइट के लिए है और 5 GB इज़ गुड इनफ स्पेस। अगर आप उससे अगले सेकंड पैकेज में जाते हैं जो इनका मोस्ट पॉपुलर प्लान है, इसमें अनलिमिटेड डिस्क स्पेस है, सब कुछ अनलिमिटेड है बेसिकली। तो अगर आप इसका $6.99 आ रहा है, इसको ऑर्डर अगर करें हम, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा डोमेन इसके साथ अटैच करना है। वो एक्चुअली यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप नया डोमेन रजिस्टर करें। मैं नॉर्मली अपनी ज़्यादातर होस्टिंग इसी कंपनी से लेता हूँ, मेरा इनके साथ फॉर सम रीज़न एक्सपीरियंस ठीक है। ये नया डोमेन आपको ऑफर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इस केस में क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक डोमेन है, हम उसी को यूज़ कर लेंगे। लेट्स से हम अपनी ही वेबसाइट का नाम लिख देते हैं .pk। हम उसको बेसिकली बता रहे हैं कि हमने यही वेबसाइट यूज़ करनी है। हमें बता रहा है कि आप ये वाला पैकेज खरीद रहे हैं और इस पैकेज की एनुअल प्राइस ये है $167। ये आप एनुअल पे करेंगे। अगर आप इसको मंथली पे करना चाहते हैं, यानी रेगुलर ऑन गोइंग बेसिस पे पे करना चाहते हैं, हर महीने आपके कार्ड से कटते जाएंगे, तो वो $16 है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको बेहतर रेट मिलता जाएगा। बाकी ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ये जो फ्री मिल रही हैं वो ले लें, जो नहीं, जो चार्ज है वो बेशक ना लें, उसको ना भी फ़िलहाल करें। ये एक बैकअप का इनका मॉड्यूल है, ये अगर आप लेना चाहें इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर योर वेबसाइट। अगर आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है आप लाजमी इसको ऐड कर लें, एक अच्छी ऑप्शन है। और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करके आप इसकी बिलिंग में जा सकते हैं। या ये अगर आपने HostGator से लेना है, GoDaddy से लेना है, ये आपकी चॉइस है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप कोई भी होस्टिंग सर्विस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से एक मौका होस्ट भी है, इस पे भी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, हमारे कुछ और अपने प्रोडक्ट्स भी हैं। इसमें आप जाते हैं होस्टिंग के अंदर, वेब होस्टिंग में, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये सी पैनल प्लान आ रहा है। सी पैनल का मतलब है ये लिनक्स बेस्ड होस्टिंग है। तो इसमें भी अगर हम अनलिमिटेड वाला प्लान देखते हैं, ये जो प्राइस लिखी आ रही है ये 36 ईयर्स के लिए, और ये सिर्फ आपको पहली दफ़ा 70% ऑफ दे रहे हैं। जब ये आपका पहला मंथ या पहला पेमेंट टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग 70% है वो भी आपको चार्ज करेंगे। तो एक तो कभी भी होस्टिंग चूज़ करते हुए आपने ये नहीं देखना कि जी ये सबसे सस्ती है तो मैं ये वाला होस्ट ले लूँ। हमेशा कोशिश करनी है कि लोगों के एक्सपीरियंसेस को देख लें। जो लोगों की वेबसाइट्स अच्छी चल रही हैं उन्हीं पे कोशिश करें आप भी अपनी वेबसाइट होस्ट करें। एंड ऑफ द डे देखें, ये जो होस्टिंग सर्विसेज होती हैं ना, इनमें फ़र्क बहुत थोड़ा रह जाता है। ये पहले महीने तो आपको कोई ना कोई होस्टिंग कंपनी एंटाइज करके 70% 90% भी ऑफ दे के, या आजकल बड़ी एक सर्विस चल रही है कि $1 में होस्टिंग ले लें, वो विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स या विद इन द नेक्स्ट फर्स्ट टेन्योर ही, बल्कि शायद पहले महीने के बाद ही आपको वापस सारा
जो 90% या 70% जो भी उन्होंने डिस्काउंट दिया होता है वो आपको सारा चार्ज करते हैं। तो एंड पे बात वहीं आ जाती है। तकरीबन जितने भी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनकी तकरीबन प्राइसिंग सेम है। जो मैंने देखा है मैक्सिमम 10 to 20% का एक डिफरेंस है। तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक ऐसी होस्टिंग सर्विस खरीदें जो रिलायबल हो, जिसका आपको पता हो, वर्ड ऑफ माउथ हो। मैं ऑनेस्टली आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आई स्टार्ट होस्टिंग इज़ अ गुड कंपनी। मेरी इस पे सैकड़ों वेबसाइट्स होस्ट हैं, मुझे आज तक मसला नहीं हुआ, इनका सपोर्ट इज़ गुड, बाकी इनके मॉड्यूल्स अच्छे हैं। अगर आपने बेसिक स्टार्टिंग प्लान लेना है तो आप एक बेसिक प्लान ले लें, वो बहुत ही सस्ता है, इट्स ओनली $4 है। आई थिंक इसका देख लेते हैं ईयरली कितना है। इसमें अगर डोमेन हम बता दें उससे, ये भी आई थिंक ईयरली पे होगा, इट्स ओनली $68। ये हार्डली 10,000 रुपये बनेगा, 10 या 11,000 रुपये बनेगा, तो पूरे साल का ही है। और इसमें ये आपको स्पेस भी अच्छी खासी है, और इसमें मैंने इनको ये भी देखा है कि जब अगर स्पेस इतनी फुल हो जाए तो ये आपको ऑनरी बेसिस पे भी थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। दे डोंट मेक यू कि आप अब अगला अकाउंट में जाएं। फिर ओवरऑल सपोर्ट इज़ गुड। प्लस आई थिंक ये आपको अच्छी ऑफर भी दे रहे थे ओवरऑल उस पर, वर्डप्रेस पे और बाकी चीज़ों पे, वो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा। बट मैं रिकमेंड सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, डोंट गो फॉर द चीपेस्ट होस्ट। ये देखें कि एकदम से नज़र पड़े आपकी कि ये 280 रुपये है पर मंथ, ये तो सबसे सस्ता है। एक तो ये अगले ही महीने आपको जो चार्ज करेगी और उस वक्त आप फंस चुके होंगे, आप ना अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकेंगे कि जी अपने होस्टिंग चेंज करनी है। होस्टिंग चेंज करने का मतलब है क्लाइंट की वेबसाइट डाउन होगी, डोमेन का डीएनएस चेंज होगा, और वो आप अनप्रोफेशनल लगेंगे करते हुए। सो गो फॉर अ वेबसाइट जहाँ पे ट्रैफिक मैनेज हो सके, जहाँ पे गो फॉर अ होस्टिंग जहाँ पे ट्रैफिक प्रॉपरली मैनेज हो सके, और आपका क्लाइंट भी खुश हो कि मेरी वेबसाइट जिसने बनाई है, मेरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, बेहतर है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो डोमेन है जो हमने रजिस्टर किया है, हमने उसको होस्टिंग को पॉइंट कैसे कराना है। जो आपका डोमेन है, जैसे मैं इस एग्जांपल में ये ले रहा हूँ, हर डोमेन एक डीएनएस को पॉइंट करता होता है, यानी कि नेम सर्वर को पॉइंट करता होता है। पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से इस डोमेन ने किस सर्वर को पॉइंट करना है, जैसे हमारा सर्वर इधर पड़ा हुआ है कहीं पे, तो उस सर्वर का एक यूनिक डीएनएस होगा, एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। वो आईपी एड्रेस आपको, आप जहाँ से होस्टिंग खरीदेंगे, वो इस वेलकम ईमेल के अंदर आपको बताएगा। जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप istarthosting.com से होस्टिंग ले रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि आप अपने डोमेन के नेम सर्वर पैनल में जाएं, और वहाँ पे इसका जो नेम सर्वर्स है उसको ns1.istarthosting.com रखें, और जो सेकंड नेम सर्वर है उसको ns2 रखें। इसके आपको मैं एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जैसे ये एक डोमेन पैनल है, राइट, ये एक डोमेन मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ नेम सर्वर्स लिखे हुए हैं। नेम सर्वर्स नॉर्मली दो होंगे, एक ns1.istarthosting.com, और ये ns1 की जगह कुछ भी हो सकता है, ये ns100 हो सकता है, ns663 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वो होगा जब आप होस्टिंग अपनी ख़रीद लेंगे तो वेलकम ईमेल के अंदर आपको होस्ट कंपनी ही बताएगी कि अपने डोमेन का आपने नेम सर्वर क्या रखना है। वंस आप ये नेम सर्वर इंटैक्ट कर देते हैं तो ये डोमेन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा उस सर्वर के साथ जहाँ पे आपने होस्टिंग खरीदी होगी, और इसके अंदर अब जो भी डेटा आप डालेंगे, जो भी वेबसाइट आप डालेंगे, ये वेबसाइट अब इसको पॉइंट करेगी। यानी कि जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जो वेबसाइट आपने डेवलप की होगी, कोड की होगी, और उस सर्वर पे डाली होगी, उस सी पैनल पे डाली होगी, तो ये वेबसाइट फिर उसको ओपन करेगा। और इसमें यह है कि हर होस्ट का एक डिफरेंट नेम सर्वर होगा। अगर आप होस्टकेटर से लेंगे तो उसका जो आगे सुफिक्स है, जो है उसका एंडिंग है, वो होस्टकेटर से हो रही होगी। इसी तरह अगर आप GoDaddy से ले रहे हैं तो वो उसका अपना नेम सर्वर, हर होस्ट का अपना नेम सर्वर होगा। और इसमें जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन आए आप हमारे ग्रुप में डाल सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी इसमें। सो बेसिकली ये एक आपका सी पैनल का लेआउट होगा। जब आपकी होस्टिंग सेटअप हो जाएगी, आपका डोमेन आपके होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा नेम सर्वर्स के थ्रू, तो आप अपना डोमेन लिख के /सी पैनल लिखेंगे तो आप अपने सी पैनल में एंटर होंगे, और सी पैनल का यूज़र नेम पासवर्ड आप जब अपनी होस्टिंग खरीद रहे होंगे आप तब बनाएंगे। सी पैनल की ये बेसिक लुक होती है, इसको आप डिसमिस कर दें, ये भी एक वेलकम मैसेज है, क्रॉस कर दें। सी पैनल में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा यूज़र फ्रेंडली सा एक इन्होंने लेआउट बनाया हुआ है, जिसमें आपको पास पहले ईमेल फॉर्मेशन आ रही है, फिर फाइल मैनेजर आ रहा है, डेटाबेसेस आ रहे हैं, उसके बाद डोमेन की मैनेजमेंट आ रही है, फिर आपके पास कुछ स्टार्ट्स आ रहे हैं जिसमें आप वेबसाइट के विजिटर्स वगैरह और उनके रिसोर्सेज देख सकते हैं। सिक्योरिटी के कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसमें
पासवर्ड अगर किसी डायरेक्टरी पे रखना है या और कोई सिक्योरिटी चेंजेस हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जिस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई और ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपके पास जो इसकी स्पीड मैनेजमेंट है, लाइट स्पीड है, जिससे आपकी वेबसाइट थोड़ी सी तेज़ चलती है, कैशेड हो जाती है। और उसके अलावा डिफरेंट इंडेक्सेस या एरर्स कितने आ रहे हैं, ये सारी डिफरेंट सेटिंग्स आपके सामने आ रही हैं। और अगर आपने क्विकली किसी सेटिंग में जाना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसा मैंने अगर माई एसक्यूएल डेटाबेस पे जाना है तो मैं सिंपल माई एसक्यूएल लिखूंगा तो मेरे सामने सिर्फ माई एसक्यूएल के इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस पर क्लिक करके मैं होम पे आता हूँ, मेन पेज पे वापस आ जाता हूँ। ये बेसिक सी पैनल का लेआउट है। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि आपका यूज़र नेम क्या है, सी पैनल का आपकी वेबसाइट क्या है, जो आईपी एड्रेस है इस सर्वर का वो क्या है। ये आप जब एडवांस डेवलपमेंट में आएंगे आपको शायद तब इसकी ज़रूरत पड़े, अभी इसको इग्नोर करें। उसके अलावा होम डायरेक्टरी आ रही है। सी पैनल बेसिकली रिकॉर्ड करता है जो भी इस पर लॉगिन हो रहा होता है, जहाँ से भी हो रहा होता है इसका एक्सेस लॉग आपको इधर भी मैट्रिक्स में मिल रहा होता है। फिर अगर आपने अपनी थीम चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं इस पैनल की। फिर उसके बाद आपके सामने स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं सारे, कि स्पेस कितनी यूज़ हो रही है, मेरी बैंडविड्थ कितनी है। बैंडविड्थ का मतलब है कि जितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो जब वो वेबसाइट को ज़ाहिर है कोई भी क्लाइंट या कोई भी शख्स किसी भी दुनिया के कोने में देख रहा होता है, तो वो वेबसाइट एसेंशियली डाउनलोड हो रही होती है उसके पास, उसके कंप्यूटर के अंदर, जो कि उसका ब्राउज़र में नज़र आ रही होती है। तो जब वो डाउनलोड होती है तो वो जो मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स कंज्यूम होते हैं उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, कि इतना डेटा आपके सर्वर से उसके पीसी में ट्रांसफ़र हुआ। उसकी एक लिमिट होती है, ये हर मंथ रीसेट होती है। अभी सिर्फ 0.01% यूज़ हुई है, विच इज़ नथिंग। ये हमारी छोटी सी वेबसाइट है। फिर फाइल्स कितनी यूज़ हुई हुई हैं इस वेबसाइट में। उसके बाद माई एसक्यूएल का डेटाबेस कितने हैं हमारे पास और उनकी यूजेज कितनी है। हम एडिशनल डोमेन्स कितने ऐड करें। एक ही सी पैनल के अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं, तो इस वक्त हमने कोई भी नहीं बनाया हुआ, बस हमारी एक ही चल रही है। ईमेल अकाउंट्स कितने हैं आपके पास, आपकी मेलिंग लिस्ट कितनी है जिनको आप ईमेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि जैसा आप इधर अपना फाइल मैनेजर देख रहे हैं, भी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह एफटीपी के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एफटीपी डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर आपका सीपीयू यूजेज, रैम, ओवरऑल, ये सारी आपके राइट साइड पे पैरामीटर्स आ रहे होते हैं कि आपका यूजेज क्या है सर्वर का और सर्वर का इस वक्त क्या स्टेटस है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई और यूज़र ऐड करना चाहें सी पैनल के अंदर, जो आप चाहें कि वो मज़ीद एक्सेस कर सके, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी इस पर क्लिक करके आप वापस अपने होम पे आ जाएंगे। सो सी पैनल के अंदर हम सबसे पहले फाइल मैनेजर को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स अपलोड करेंगे। मैं फाइल मैनेजर पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन एंड न्यू लिंक होता है और मेरे सामने एक बड़ा सिंपल सा फाइल स्ट्रक्चर आ जाता है। आप अपने जैसा विंडोज़ के अंदर भी आप नेविगेट करते हैं डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर से। हमारा मेन फोल्डर होगा public_html। ये पब्लिक फोल्डर है जो एक्सेस होगा जब भी आप वेबसाइट एंटर करते हैं, तो जो डेटा इस फोल्डर के अंदर होगा वो पब्लिक को अवेलेबल होता है। मैं इसको डबल क्लिक जब करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने डिफरेंट फाइल्स अपलोड की हुई हैं, जिसमें एक इंडेक्स की फ़ाइल भी है। जब भी मैं वेबसाइट का डोमेन लिखूंगा, लेट्स से crimsonmark.com है, तो ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। ये जो भी इसके अंदर कोड है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। इसकी मिसाल ले लेते हैं। तो ये सारा डेटा मेरे सामने आ गया, ये लोगो आ गया, ये सारे डेटा आ गया। ये लोगो भी आपको यहीं मिल जाएगा पड़ा हुआ, ये लोगो है जो भी इस वेबसाइट के अंदर कोड हुआ हुआ है। वो आप HTML के बाद में या PHP का कोर्स देख सकते हैं कि वेबसाइट किस तरह डेवलप होती है, वो एक अलग कोर्स है। अब जो भी डेटा हम इस तरह से अपलोड यहाँ पे करेंगे, मैं आपको वन बाय वन ये सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि सारे टूल्स क्या करते हैं। आपने कोई भी नई फाइल बनानी है, आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नई फाइल आप डेवलप कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कोई कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है इसके ऊपर, तो contact.html के नाम से मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा और वो यहाँ पे आ गया। इसको राइट क्लिक करके मैं एडिट करूँगा और इसको एडिट, तो ये मेरे सामने एक एडिटर खुल गया। अब मैं इसमें कोई भी डाटा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस हियर, या इसमें तो ऑब्वियसली पूरी वेबसाइट बनेगी। मैं अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ। सेव चेंजेस करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। इसको मैं रीलोड अगर करूँगा तो ये देखें इसमें 24 बाइट्स आ गए हैं, पहले 0 बाइट थी। फिर मैंने कोई नया फोल्डर बनाना है, मैंने किसी फाइल को कॉपी करना है, किसी चीज़ को मैंने मूव करना है। लेट्स से मैंने अगर इमेजेस का फोल्डर बनाना है और मैं इन सब को मूव करता हूँ, तो मैं उस इमेज के फोल्डर में इनको मूव भी कर सकता हूँ। मूव का बटन दबा के स्लैश, लेट्स से मैं इमेजेस लिख देता हूँ, मूव करूँगा तो एक इमेजेस के फोल्डर में सारे चले जाएंगे। अभी तो मैंने इमेजेस का फोल्डर नहीं बनाया। फिर आप किसी फाइल को डिलीट करना है, डाउनलोड करना है, जब भी आप अपलोड के बटन पर दबाएंगे तो एक नई विंडो खुलेगी और ये बता रहा है कि मैं इस फोल्डर के अंदर आपने अपलोड का बटन दबाया था, तो जो भी अब आप
सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर ही नज़र आएगा। अगर मैंने इस फोल्डर के अंदर अपलोड करना है तो पहले मैं इस फोल्डर में जाऊंगा, मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करूंगा और फिर अब ये जो विंडो है ये इस फोल्डर CGI Ben के अंदर जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगा वो उसमें रिजाइड करेगी। तो अपलोड आप बहुत रेगुलरली यूज़ करेंगे, ज़ाहिर आपने वेबसाइट सर्वर पे अपलोड करनी है। उसके बाद कोई भी फाइल अगर डिलीट हो तो वो इस थ्रैश कैन में जाती है, वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होती, फिर इस थ्रैश कैन से आप उसको दोबारा डिलीट करते हैं। आपके पास बाकी होम का, आपका सिलेक्ट और रीलोड के सारे बटन्स आ रहे हैं, फाइल परमिशंस आ रही होती हैं। आपने पूरे को अगर जिप करना है, कंप्रेस करना है, आप सारे को सिलेक्ट करते हैं। मैंने शिफ्ट दबाया है, मैंने सबसे पहले वाले को सिलेक्ट किया, फिर मैंने शिफ्ट दबाया कीबोर्ड पे और मैंने टॉप वाले को सिलेक्ट किया तो मेरी सारी फाइल सेलेक्ट हो गई हैं। उसके अलावा मैं सिलेक्ट ऑल का बटन भी दबा सकता था। मैं राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं कंप्रेस करूँगा इसको और मैं इसको यहाँ पे जिप फाइल, इसको कोई भी नाम दे के बैकअप कर लें, इसको बैकअप, और इसको मैं कंप्रेस करूँगा, क्लोज। तो ये मेरे पास एक बैकअप बन गया है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, बट क्योंकि ये वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पड़ी हुई है तो ये ओवरराइट हो जाएगी सारी। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट। अब ये मुझे कह रहा है कि इसको कंफर्म करें। अगर मैं इसको स्किप कर दूंगा तो ये थ्रैश कैन में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा सर्वर से, बट मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे फाइल मैं इसको रिस्टोर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके रिस्टोर, बट मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर रहा हूँ। होम पे वापस आ जाएं, public_HTML, दिस वॉज योर बेसिक फाइल मैनेजर। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं फाइल्स के लिए, और अगेन वेरी सिंपल है। आप विंडोज़ के अंदर नेविगेट करते हैं, जिस तरह डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स और फोल्डर्स के अंदर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह है, और इस तरह से वेबसाइट्स मैनेज होती हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं डेटाबेसेस के ऊपर। लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म के अंदर MySQL, यहाँ पे डेटाबेसेस एम्बेडेड होते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी MySQL का प्लेटफॉर्म चल रहा होता है। इसके अंदर आपके पास जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे जो PHP बेस्ड होगी और उसको डेटाबेस बैकएंड चाहिए होगा, तो आप सीधा सीधा MySQL डेटाबेस विजिट के अंदर जाएंगे। जब आप MySQL डेटाबेस विजिट के अंदर जाते हैं, वो आपसे पूछेगा आपने क्या डेटाबेस का नाम रखना है। हम लेट्स से इसका नाम रखते हैं मेन साइट, इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर वो आपसे इसका यूज़र नेम पूछेगा, आप इसका नाम रख दें मेन यूज़र। उसके बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड जनरेटर में जाके आप कोई भी पासवर्ड जनरेट कर लें, इसको 12 पे रहने दें, नंबर्स ओनली कर लें, इसको एक दफ़ा कॉपी कर लें और उसको बता दें आई हैव कॉपीड दिस इन अ सेफ प्लेस, यूज दिस पासवर्ड। वो ऑटोमेटिकली इसको पेस्ट कर देगा। अब जो आपने कॉपी किया है वो उसको कहीं ना कहीं आपने पेस्ट कर लेना है, क्योंकि आपने आगे जाके यूज़ करना है अपने डेटाबेस। जब आप PHP की एप्लीकेशन बना रहे होंगे उसमें डेटाबेस क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आपने देने हैं, वहाँ पे आप उसको यूज़ करेंगे। क्रिएट अ यूज़र करें, ये आपसे पूछेगा कि यूज़र को प्रिविलेजेस क्या देने, आप सारे प्रिविलेजेस देंगे क्योंकि ये सुपर एडमिन होगा, और इसको आप नेक्स्ट स्टेप कर दें। अभी आपका ये जो डेटाबेस है क्रिएट हो गया। आप वापस होम पे जाएंगे ये बटन क्लिक करके और आप यहाँ देखेंगे MySQL डेटाबेस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपका MySQL डेटाबेस ये बन गया जो आपने बनाया है। उसके बाद ये यूज़र नेम है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। वापस होम पे जाएं। उसके बाद आप PHP MyAdmin, उसी डेटाबेस के सेगमेंट के अंदर आपको PHP MyAdmin नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये एक नई विंडो में खुलता है और ये आपको लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है कि ये डेटाबेस आपने जो अभी बनाया है ये पड़ा हुआ है। ये भी ऑब्वियसली एम्प्टी है क्योंकि अभी इस डेटाबेस में हमने काम करना है। अब अगर तो वेबसाइट आपने लोकली बनाई हुई है तो वो आप इसमें डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको डेटाबेस दे देंगे और फिर ये सारा डेटाबेस यहाँ पे डंप कर देगा। अगर आप लोकल वेबसाइट बना रहे थे और अब आपने माइग्रेट करनी है टू योर सर्वर, और अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसके बाद आप जाके फाइल मैनेजर में public_HTML में अपने वर्डप्रेस को डिप्लॉय करेंगे और डेटाबेस के टाइम पे आप वो सारे क्रेडेंशियल्स देंगे जो इस डेटाबेस के आपने बनाए, यानी कि इसका नाम है crimson_mark_main साइट, इसका यूज़र नेम होगा crimson_mark_main यूज़र जो हमने खुद बनाया है, और जो पासवर्ड हमें जनरेट किया था जो हमने कॉपी कर लिया था पहले ही। तो ये तीनों चीज़ें आप उसको दे देंगे और आप वर्डप्रेस को जब इंस्टॉल करेंगे या मजेंटो को या ओपन कार्ड को, कोई भी जो ओपन सोर्स आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो डेटाबेस को यहाँ पॉपुलेट करेगा। इस तरह से ये चलेंगे दोनों। आपने अक्सर सुना होगा कि वेबसाइट के अंदर SSL इंटीग्रेटेड है कि नहीं। SSL बेसिकली HTTPS को कहते हैं। जिस तरह अभी आप इसी पैनल में देख रहे हैं, ये आपको एक छोटा सा लॉक बना हुआ नज़र आ रहा है। इस लॉक का मतलब ये कि ये साइट सिक्योर है और जो भी इस होस्टिंग के ऊपर डोमेन हमने कनेक्ट किया हुआ है, जो हमारी केस के अंदर crimsonmark.com है, ये HTTPS सिक्योर है, SSL सर्टिफिकेट इसका वैलिड है।
अब आई स्टार्ट होस्टिंग, जिनसे मैं होस्टिंग नॉर्मली बाय करता हूँ, इनकी अच्छी बात यह है कि इनकी सारी होस्टिंग के साथ जो SSL सर्टिफिकेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये देते हैं। आप बेसिक टॉप पे सर्च में आ जाएं और यहाँ पे लिखते हैं SSL, तो आपके सामने सिक्योरिटी वाले सेगमेंट के अंदर SSL आ जाएगा। यहाँ पे आप SSL का स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे आप उसको रीइशू कर सकते हैं। आप इस पर पहले वाले पे क्लिक कर दें। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होगा, जो SSL का सर्टिफिकेट, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके बाद आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि प्राइवेट कीज़, इसमें जनरेट, व्यू, अपडेट और डिलीट आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इस डोमेन के लिए आपको ऑलरेडी SSL सर्टिफिकेट इशूड है। जब आप इस पर जनरेट करेंगे नई की, जैसे मैं भी आपके सामने की जनरेट करने लगा हूँ, ये नॉर्मली आपको करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक होगा क्योंकि इनका SSL फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ऑटो रिन्यू पे लगा होता है। जब आप इसको जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नई की जनरेट हो गई है और इस सारा आपको दिखा रहा है कि वो ऑपरेशन उसने कंप्लीट कर दिया है। आप इसको करें रिटर्न टू SSL मैनेजर और आप होम पे आएँ, इधर SSL दोबारा टाइप करें, SSL के स्टेटस में जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने, एक तो ऑलरेडी SSL जनरेटेड था इसके लिए, बट हमने रिफ़्रेश करके दोबारा सर्टिफिकेट को जनरेट कर लिया है। तो हमारे जितने भी सब डोमेन्स हैं, चाहे वो मेल हमने चेक करनी है, क्रिम्सन मार्क वैसे लिखते हैं या WWW के साथ लिखते हैं, उसका cPanel, उसका वेब मेल, वो सारे ग्रीन लॉक के साथ आ रहे हैं। ग्रीन लॉक का मतलब ये है कि SSL इन पे वैलिड है और एनेबल्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी एक डेट लिखी आ रही है एक्सपिरेशन की, 5 जनवरी, यानी कि ये 3 मंथ्स या 2 मंथ्स या 1 मंथ का रिन्यूअल होता है, बट ये ऑटो होता है। अगर आप अगला सेंटेंस पढ़ें, दिस सर्टिफिकेट विल रिन्यू वाया ऑटो SSL। ये ऑटो SSL cPanel का एक फीचर है जो आई स्टार्ट होस्टिंग वाले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये 5 जनवरी से पहले ही अपने आप को ऑटोमेटिकली खुद ही रिन्यू कर लेगा। सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि आपकी वेबसाइट हर वक्त सिक्योर रहेगी, उस पर जब भी कोई बंदा जाएगा उस पर लॉक का साइन आएगा। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आप SSL के बगैर आप कोई पेमेंट चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा हर cPanel के अंदर एक बैकअप की ऑप्शन होगी, जिसमें आप अपना जो cPanel का फाइल मैनेजर है, जिसमें आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, और जो उनका डेटाबेस है, उनको बैकअप करने का एक सेक्शन होता है। अगर आप यहाँ बैकअप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल्स में वो नज़र आ जाएगा। बैकअप विजिट और बैकअप दो आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। मैं इन दोनों को अलग अलग खोल के आपको बता देता हूँ। मैंने पहले बैकअप को ओपन किया। जब आप बैकअप में आएंगे तो आपको सबसे पहले नज़र आएगा कि होम डायरेक्टरी। अब एक दफ़ा मैं होम डायरेक्टरी आपको दोबारा साथ ही ओपन कर लेता हूँ फाइल मैनेजर में जाके। ये आपकी देख रहे हैं होम का जो आइकन बना हुआ है, ये आपकी सारी होम डायरेक्टरी कहलाती है, जिसके अंदर आपका पब्लिक अंडरस्कोर HTML भी पड़ा होता है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होती है। तो आप पूरी होम डायरेक्टरी को बैकअप कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वो नीचे देख रहे हैं स्टेटस के अंदर कि एक जिप फाइल डाउनलोड होगी .tar.gz। ये WinRAR आपको ओपन कर सकता है इस फाइल को, या आप अपने डेटाबेसेस को बैकअप कर सकते हैं। हमारे केस के अंदर इस वक्त कोई डेटाबेस आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा। मैंने जो एक क्रिएट किया था उसको मैंने रिमूव कर दिया, वरना यहाँ पे सारे डेटाबेस की लिस्ट आ रही होती। उसके बाद आपके जो ईमेल्स हैं जो आपने बनाए होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अभी सिर्फ ये डोमेन लिखा आ रहा है, ईमेल यहाँ पे इसके अंदर कोई होगा नहीं, अभी मैंने बनाया कोई नहीं है। वो मैं आपसे एक और लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि ईमेल्स कैसे बनते हैं। बट अगर कोई ईमेल्स बने हों, जिस तरह इन्फो है या सपोर्ट है या आपके अपने नाम से कोई ईमेल है, तो उसकी जो सारी सेटिंग्स हैं वो यहाँ से बेसिकली आपको आप उसको बैकअप कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम, ये जो आपका लेफ़्ट वाला सेक्शन है पूरा, ये है बैकअप के लिए, डाउनलोड करने के लिए, और जो राइट वाला सेक्शन है ये उसी बैकअप को रीस्टोर करने के लिए है। कि जब आपकी होम डायरेक्टरी लेट्स से आपने डाउनलोड की हुई है और उसके बाद आप एक नई होस्टिंग लेते हैं, तो आप ब्राउज़ करके उसको उसी फाइल को एज इट इज़ अपलोड करेंगे, तो ये पूरा जो cPanel का फाइल मैनेजर है ना, ये वैसा ही हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा आपके होस्टिंग। बैकअप विजिट एक उन्होंने इजी तरीका बताया हुआ आपको, एक विजिट की शक्ल में सेम चीज़ जो एग्जैक्टली ये मैंने आपको दिखाया है, उसी को एक विजिट की शक्ल में आपको दिखाता है कि अगर आप बैकअप पे क्लिक करेंगे, ऐसे थोड़ा सा करके देख लेते हैं। फुल बैकअप का मतलब है कि आपकी होम डायरेक्टरी, MySQL के डेटाबेसेस और सारी ईमेल जो आपको यहाँ आगे भी नज़र आ रही हैं, आप उस सारे को इकट्ठा ही बैकअप करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप होम डायरेक्टरी को अलग बैकअप कर लें, डेटाबेसेस को अलग बैकअप कर लें, और ईमेल और उसके जो फॉरवर्डर्स हैं उनको अलग बैकअप कर लें। और फिर इवेंचुअली इसका डाउनलोड का, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे डाउनलोड का आपको लिंक दे देगा। तो ये बैकअप था। बैकअप की आपने एक रेगुलर हैबिट बनानी है।
एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो बैकअप मैंने अभी आपको दिखाया है, जो ये फाइल्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है बैकअप, ये मैनुअल बैकअप मेथड है। यानी कि आप खुद आते हैं अपनी सी पैनल के अंदर, आप बैकअप क्रिएट करते हैं, आप उस बैकअप को डाउनलोड कर लेते हैं अपनी हार्ड डिस्क के अंदर लोकली, अपने पीसी के अंदर, या आप कहीं भी अपनी हार्ड डिस्क के अंदर उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अलावा डिफरेंट होस्टिंग्स आपको ऑटोमेटिक बैकअप फैसिलिटीज़ भी देती हैं। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि उसमें अगर $5 या $10 पर मंथ आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो एक रिमोट सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिकली आपको एक बैकअप बना के देंगी जो रेगुलर होगा, और वो डेली बेसिस या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस, जो भी आपने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की होगी, वो उसको ऑटोमेटिकली बैकअप करेगा। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो मैनुअली ज़ाहिर आपको ये काम नहीं करना पड़ा, दूसरा ये है कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी होस्टिंग में कोई भी हैक अटेम्प्ट होता है, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो आपके पास एक थर्ड पार्टी सर्वर के ऊपर एक ऑटो बैकअप पड़ा होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐड ऑन डोमेन्स के ऊपर। अगर हम अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाएं, फाइल मैनेजर के अंदर आपको पता है कि पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर हमारा जो मेन डोमेन है, जैसे हमारे केस में इस वक्त crimsonmark.com है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वही एग्जैक्ट फाइल्स वो वेबसाइट खोल देता है जो मेरी पब्लिक अंडरस्कोर HTML में पड़ी होती हैं। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ आउटलायर्स के नाम से। अब अगर मैं crimsonmark.com/outliers पे जाऊँगा तो मेरा ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये 404 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई वेबसाइट नहीं पड़ी हुई, कोई डेटा नहीं है। अगर मैं इसमें जाऊँगा तो ये ब्लैंक फाइल है। लेट्स से अगर मैं इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे index.html लिख देता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल, उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक ब्लैंक पेज मेरे सामने आ गया है। इसको कंफर्म करने के लिए इसको राइट क्लिक करके एडिट कोड और दिस इज माय पेज करके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रीलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, विच मीन्स कि इस फोल्डर को ये एक्सेस कर रहा है। बट व्हाट इफ अगर हम चाहते हैं कि ये इस तरह से ना लिखा हो, हमें तो अपना डोमेन चाहिए, हमें तो चाहिए कि जब हम outliers.pk लिखें तब हमारा ये वाला फोल्डर ओपन हो, ना कि crimsonmark.com/outliers, क्योंकि ज़ाहिर आप ये तो नहीं शो करना चाहेंगे अपना डोमेन, और एक होस्टिंग पे आप मल्टीपल डोमेन्स डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सी पैनल का एक फीचर यूज़ करते हैं जो कहलाता है ऐड ऑन डोमेन्स। अगर आप डोमेन में यहाँ देखें, मेन सी पैनल पे आए, डोमेन में देखें तो आपको ऐड ऑन डोमेन नज़र आएगा। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक फॉर्म देगा, एक नए पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि डोमेन का नाम क्या है और उसका पाथ क्या है। मेरे केस में outliers.pk का डोमेन लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं अगले टैब पे जाऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली होम डायरेक्टरी में मुझे बता देगा कि मैं यहाँ पे आपका फोल्डर बना रहा हूँ। अच्छा, आप इसको करेंगे बैकस्पेस और आप यहाँ लिखेंगे कि पब्लिक अंडरस्कोर HTML, उसने ऑटोमेटिकली आपको दिखा दिया। ये दो ही फील्ड्स हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। ये वही फाइल है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको फाइल मैनेजर में दिखा देता हूँ। एक लेवल अप जा रहा हूँ, दोबारा एक लेवल अप जा रहा हूँ, ये दो फोल्डर्स को वो रीड करेगा। तो हम उसको बताएंगे कि पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर आप एक नया फोल्डर क्रिएट करें outliers के नाम से। ठीक है, वो जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था अभी, इसको आपने सेलेक्ट कर देना। इसको आप .pk भी कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। मैं नॉर्मली वैसे अगर डोमेन सब ऐड ऑन डोमेन बनाऊँ तो मैं हमेशा उसका एक्सटेंशन लाजमी ऐड करता हूँ। तो इस केस में इस तरह करते हैं, एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं। पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाके अपने इस डोमेन को रीनेम करें और इधर .pk ऐड करते हैं। वो एक क्लैरिटी आ जाती है, आपको पता होता है कि इस फोल्डर के अंदर मेरी वेबसाइट चल रही है। उसके बाद जब आप इसको ऐड डोमेन करते हैं तो अच्छा, बाय द वे, ये डोमेन आप ऐसे ही कोई रैंडम नहीं ऐड कर सकते। आपको पता है DNS और नेम सर्वर्स वाले लेक्चर के अंदर आपने लाजमी जाके पहले देखना है कि हम इस डोमेन का नेम सर्वर कैसे चेंज करेंगे कि वो इस होस्ट को पॉइंट करना शुरू हो जाए। वो आपने पहले करना है, उसके बगैर नहीं होगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप रैंडमली कोई भी डोमेन एंटर करें तो वो आपके पास आ जाएगा, तो उसका नेम सर्वर होना चाहिए। अब ये जो एड ऑन डोमेन है, जब भी आप इसको टाइप करेंगे तो जो भी डेटा हमारा इस फोल्डर के अंदर होगा उसको ये प्रोजेक्ट करेगा। ये अभी इसको मैं डेमो नहीं कर सकता, उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसका नेम सर्वर नहीं चेंज किया हुआ। बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अब जब आप outliers.pk लिखेंगे या जो भी आपका डोमेन होगा तो वो आपको इधर पॉइंट कर देगा। तो ये ऐड ऑन डोमेन का फंक्शन होता है। ऐड ऑन डोमेन्स आप डिपेंडिंग ऑन योर होस्टिंग आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं और फाइल मैनेजर के अंदर आपके इस तरह फोल्डर्स बनते जाएंगे और उन फोल्डर्स के अंदर पूरी वेबसाइट्स होंगी। अब हम बात कर लेते हैं ईमेल्स के ऊपर। ईमेल्स का आपको सबसे पहला जो सेगमेंट नज़र आ रहा है वो ईमेल्स का ही है, और इन सेगमेंट्स को बाय द वे आप मूव भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के तहत कि आप ईमेल को नीचे ले जाएं, फाइल्स वाले को ऊपर ले आएँ, या आपकी चॉइस होती है, आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं जो भी आपकी कन्वीनियंस है।
ये सी पैनल आपको अलाउ करता है इतनी यूज़र इंटरफेस। ईमेल्स के अंदर जब जाते हैं सबसे पहले आपके पास ईमेल अकाउंट आ रहा है। हम सबसे पहले इसी को ओपन कर लेते हैं। ईमेल अकाउंट सिंपल है कि जिस तरह आपका डोमेन है, लेट्स से हमारे केस के अंदर क्रिम्सन मार्क है, तो हम यहाँ पे जाकर क्रिएट का बटन दबाते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहेगा आप जो मर्जी ईमेल एड्रेस बनाएं, लेट्स से आप इन्फो बनाना चाहते हैं, आप सपोर्ट बनाना चाहते हैं, आप अपने नाम से बनाना चाहते हैं, ये आपकी टोटली चॉइस है। लेट्स से मैं इन्फो के नाम से बनाता हूँ। वो आपसे पूछेगा यहाँ पे एक पासवर्ड आप टाइप कर दें, आप कोई भी पासवर्ड टाइप कर दें या जनरेट कर दें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि इसकी, ये ऑप्शनल सेटिंग्स हैं, एडिट सेटिंग में जो आप जाएंगे तो आप इसकी स्पेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं कि लेट्स से मुझे इसको 256 MB देना है सिर्फ। उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो पासवर्ड कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विच मीन्स कि इसकी पासवर्ड स्ट्रेंथ इज 56, तो मिनिमम 65 होनी चाहिए। तो मैं कोई ना कोई सिंबल उसमें एंड पे डाल देता हूँ, तभी क्रिएट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस जब क्रिएट होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट हो गया, आपके सामने उसका स्टार्ट्स आ रहे हैं कि वो कितनी स्पेस ले रहा है। चेक ईमेल करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये राउंड क्यूब के थ्रू आप अपनी ईमेल को चेक कर सकते हैं। मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ईमेल बॉक्स आ गया है और आपने ईमेल करनी है तो कंपोज करके वही स्टैंडर्ड जिस आप जीमेल हॉटमेल अपना यूज़ करते हैं, फिर आगे से वही सिलसिला है सारा। उसके अलावा जब आप अपने वापस सी पैनल के मेन पेज पे आते हैं, आपको यहाँ फॉरवर्डर्स नज़र आ रहा है। जब आप फॉरवर्डर्स पे क्लिक करते हैं, ऐड फॉरवर्डर पे क्लिक करते हैं, अभी कोई फॉरवर्डर एडेड नहीं है, तो ये आपसे पूछेगा कि किस ईमेल एड्रेस को आप फॉरवर्ड हमने करना चाहते हैं। आप हमने इन्फो बनाया था तो इन्फो ये @ का साइन आप देख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे डोमेन देख रहे हैं। जो हमने बाकी डोमेन्स ऐड किए हैं उनके अलग ईमेल एड्रेस हम बना सकते हैं। अब ये पूछेगा आपने इसको फॉरवर्ड कहाँ करना है। लेट्स हम कहते हैं कि हमने इसको info@outliers.pk पे फॉरवर्ड, फिर आप इसको ऐड फॉरवर्डर कर देंगे। इसका ये मतलब है कि मेरी जो भी ईमेल बाहर से मुझे कोई info@crimsonmark.pk पे कर रहा है, उसकी एक CC, एक कार्बन कॉपी, एक डुप्लीकेट ईमेल इस ईमेल एड्रेस पे भी आएगी। वापस आप सी पैनल पे जाएं। उसके बाद ईमेल के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ईमेल डिलीवरी नोटिफिकेशंस हैं, ईमेल के फिल्टर्स हैं। किसी को मेलिंग लिस्ट आपने बनानी है अपने कस्टमर्स की, लेट्स से आपके 150 कस्टमर हैं, 1000 कस्टमर्स हैं, आप उनकी एक ईमेल लिस्ट बनाएंगे, उनको कंबाइंड मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट और स्पैम फिल्टर्स, ये सारी ऑप्शंस के अंदर है। मेजॉरिटी आप यूज़ इन दोनों पहली दो को ही करेंगे। उसके अलावा आपका सी पैनल इज़ लोडेड विद मिसलेनियस फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स। आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहीं आपको कन्फ्यूजन हो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको गाइड कर देंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक ऐप इंस्टॉलर होता है नीचे, यहाँ पे आप वर्डप्रेस, जोमला और भी मल्टीपल PHP के सॉफ्टवेयर हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे प्री लोडेड होते हैं। लेट्स से अगर हम वर्डप्रेस में जाते हैं और वर्डप्रेस का एक डिटेल जो कोर्स है वो वर्डप्रेस में आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं और आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं वर्डप्रेस की इंस्टॉल करने की, बेइंतहा सॉफ्टवेयर लेफ्ट साइड पे जो PHP MySQL में बने होते हैं आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे नज़र आएंगे। कोई और ब्लॉग्स हैं, कोई और डिफरेंट किस्म के CMS पोर्टल्स हैं, वो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। लेट्स से आप इसी वर्डप्रेस पे अगर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बिल्कुल सिंपल कि आपने किस जगह पे इंस्टॉल करना है, फर्दर फोल्डर बनाना है, इसका कोई कौन सा वर्जन है, वो लेटेस्ट वर्जन ही आ रहा है, क्विक इंस्टॉल करना है, तो ये विद द क्लिक ऑफ अ बटन इस होस्टिंग के अंदर ये प्री इंस्टॉल्ड पड़े होते हैं और ये बहुत आसान इन्होंने आपके लिए कर दिया कि सारे फीचर्स इन्होंने इसमें डाल दिए हैं। उसके अलावा इसके अंदर जितनी भी और ऑप्शंस मजीद हैं आप उनको एक्सप्लोर करें। आप सी पैनल जो मैंने आपको बेसिक सारा समझाना था वो मैंने आपको बता दिया है, बट कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को एनहांस करने के लिए, आप इसको ज़रूर सीखिए। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होती है सो डू लेट अस नो इन द ग्रुप और इंशाल्लाह हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे।